हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल कमल क्लासेज में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 मैं आपको करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप वीडियो आसानी से जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और उसके लिए हमें कुछ पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और कि जब गुणनखंड निकालते हैं तो हम उसमें हमें कुछ रूल याद होने चाहिए कि 2 से संख्या कब विभाजित होगी, 3 से कब विभाजित होगी। तो वो चीज़ हम सीखते हैं पहले थोड़ा सा, और उसको रिकॉल करते हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं या एक से भाग होती हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे 2 है, एक ये सम संख्या है, लेकिन जब इसके हम गुणनखंड करते हैं या तो ये सिर्फ 2 से भाग होगी या फिर किससे भाग होगी? 1 से। तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसी 3 है, 5, 7, 11 ऐसे चलती रहती हैं सारी। क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि इनके सिर्फ गुणनखंड कितने होंगे? 3 होगा या फिर 1 होगा। ऐसे इसका गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा या फिर 1 होगा। ये हमारी सारी कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। इनके सिर्फ गुणनखंड कितने मिले? टोटल 2, या तो वो खुद या फिर 1, या खुद या फिर 1। तो मतलब टोटल कितने गुणनखंड हो गए इनके? सिर्फ 2। अब आती है भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या सीख ली तो उसके बाद भाज्य संख्या क्या होगी? अब भाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या में गुणनखंड क्या होंगे? 3 या 3 से ज्यादा। क्योंकि अगर संख्या के 2 ही गुणनखंड हुए तो वो क्या होगी? वो एक अभाज्य संख्या होगी। अगर 3 से ज्यादा है या 3 है तो वो कैसी होगी? भाज्य संख्या है। जैसे 4, अगर 4 के जब हम गुणनखंड करते हैं, 4 क्या होता है? 4 1 से ही भाग होता है, 4 2 से ही भाग होता है, और 4 4 से भी भाग होता है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? टोटल 3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? हमारी भाज्य संख्या आ गई। ठीक है, इसी तरीके और भी संख्या होती है हमारी। अब आ गया विभाज्यता के नियम। जैसे कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है, 3 से कब होती है। पहले हम देखते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्या। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से भाग होता है तो वह संख्या भी 2 से भाग होगी। मतलब कोई संख्या ले लिया हमने, जैसे 12 ही ले ली, छोटी संख्या। अगर इसको इसका इकाई का अंक क्या है? 2, 2 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो ये संख्या भी पूरी किससे भाग होगी? 2 से भाग होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक और 148। ठीक है, तो इसका अगर हम 2 से भाग देंगे, इकाई का अंक 2 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो ये पूरी संख्या भी किससे भाग होगी? 2 से भाग होगी। 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8। ठीक है, इस तरीके से हम पता करेंगे। या फिर एक और होता है कि उसका इकाई का अंक क्या होगा? या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या मतलब कोई भी सम संख्या होगी तो भी वह क्या भाग होगी? 2 से भाग होगी। अब आता है विभाज्यता का नियम अगला, 3 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग होता है तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी। ठीक है, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वजह से मैंने पहले लिख लिया, ताकि मैं आपको जल्दी से बता पाऊँ और हमारी क्वेश्चनों की तरफ बढ़ पाएँ। 3 से विभाजित होने का नियम देखो, हमने लिखा 3, ये लिखा है। ठीक है, 343। हमें देखना है कि ये संख्या 3 से भाग होती है या नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? हम इसके 3 अंकों को क्या करेंगे? योग करके देखेंगे। 3 + 4 + 3, तो 4 और 3 7 और 3 10। तो यह संख्या टोटल जोड़ कितना बना? 10। तो 10 3 से भाग होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये हमारी संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, 942। ठीक है, अगर इसको हम चेक करेंगे 3 से भाग होगी या नहीं होगी, तो देखो इसके 3 अंकों का योग करेंगे। 9 + 4 + 2 कितना बना? 9 और 4 13 + 2 कितना हो गया? 15। और 15 3 से भाग होता है? 3 × 5 = 15, बिल्कुल होता है। तो यह संख्या भी हमारी 3 से भाग होगी।
करके देखिए, 3 3 तिया 9, 3 एकम 3, बच गया हासिल 1, 3 चौके 12, तो कितना आ गया हमारा आंसर 314। तो ये 300 भाग होती है। इसी तरीके से है 5 से विभाजिता का नियम। अगर किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ये सिंपल सी है, जैसे 15, 20, 1005, ये सारी संख्याएं क्या होंगी 5 से विभाजित होंगी। पीछे क्या है 5 या फिर 0। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन सभी संख्याओं को कैसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, जो हम छोटी क्लासों में पहले भी करते आए हैं। तो आज हम इसको क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला पार्ट क्या कह रहा है, इसको हमें किसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 140 के निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। उसके बाद हम जैसे हम करते थे छोटी क्लासों में वैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे से चलाएंगे, उसके बाद बड़े पे जाएंगे, पहले 2 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे। ऐसे 2 पे चलाए तो कितने पे चलाइए, 7 पे, 2 सत्ते 14 और 0 का 0 ऐसे, फिर 0 है, फिर 2 पे चलेगा, कितना आ गया 35। ठीक है, उसके बाद फिर किस पे चलेगा, अब ये 3 पे चलेगा नहीं, तो अब चलेगा ये 5 पे, 5 सत्ता 35। अब 7 पे चलेगा, 7 एकम 7। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको आंसर में ऐसे लिखेंगे, 140 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 गुना में 1। और ये हमारे क्या हो गए, 140 को हमने क्या लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, क्योंकि जो जितनी हमारी संख्या है 2 है, 5, 7 क्या सारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने 140 को निकाल दिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है हमें। तो उसका भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। आप सेम वही बात लिखोगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद क्या स्टार्ट करोगे, हमारे गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो 156 को पहले किस पे चलेगा, 6 है तो किस पे चलेगा, 2 पे, 2 सत्ते 14, बचे कितना 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे चलेगा, क्योंकि पीछे क्या है सम संख्या है 8 है, और 2 के पाड़े में 8 आता है, बिल्कुल आता है। तो 2 पे चलाएंगे दोबारा, कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 में 18। अब कितना आ गया 39, किस पे चलेगा, 3 पे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 किसी के पाड़े में नहीं आता, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो किस पे चलेगा, 13 पे, 13 एकम 13। इस तरीके से हमने 156 को भी अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो 156 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13 गुना में 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको आप थोड़ा सा एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। जो हमारी वैल्यू आई है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 13 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना में 5 गुना में 7। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, बस थोड़ा लिखने का तरीका बदल गया हमें, लेकिन हम दोनों में से किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 38, 25 कि क्या निकालने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम हल स्टार्ट करेंगे, हमने हल लिखना है, सही है, एक बार लिख के फिर दिखा देता हूँ। 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड, ये लिख के उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। 38, 25 सबसे पहले किस पे चलेगा, ये पीछे 5 है तो 5 पे चलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि 3 पे भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो 3 के लिए क्या करना है, इन अंकों का जोड़ करना पड़ेगा सबका। तो 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18, तो टोटल इनका जोड़ कितना आया, 18। तो 18 3 के पाड़े में आता है, तो बिल्कुल आता है, तो हम 3 पे चलाएंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे कितना 2, 3 सत्ता 21, बचे 1, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगर 3 पे चल रहा है तो फिर 3 पे चलाएंगे, वरना फिर हम 5 पे चलाएंगे।
तो 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15, बिल्कुल 3 पे चल रहा है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचे कितना, 1, 3 पंजे 15। अब किस पे चलेगा ये, 5 पे। 5 अट्ठा 40 और पंजो पंजो 25। फिर 5 पे चलेगा, 5 एकम 5, बचे कितना, 3, 5 सत्ता 35। 17 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो किस पे कटेगा ये, 17 पर ही कटेगा। तो 17 एकम 17। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया गुणनखंड के रूप में। तो अब इसको लिखेंगे 38 25 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17। ठीक है, 3 कितनी बार आया, 2 बार, गुना में 5 कितनी बार आया, वो भी 2 बार, गुना में 17। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, 5000 5 के क्या निकालने में, अभाज्य गुणनखंड। तो हमारा हल स्टार्ट करेंगे, वही सेम बात लिखनी है आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन में। उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलेगा किस पे चलेगा, 5 पे। 5 एकम 5, 0 ऐसे 5 एकम 5। अब किस पे चलेगा ये, अब ये चलेगा 7 के ऊपर। 7 एकम 7, कितना बच गया, 3, 7 चौक 28, बचे कितना, 2, 7 तिया 21। अब किस पे चलेगा ये, 11 पे। 11 एकम 11, बचे कितना यहाँ, 3, 11 तिया 33। अब किस पे चलेगा ये, 13 पे, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है खुद, तो अपने खुद के ऊपर ही कटेगी। तो 13 एकम 13। इस तरीके से हमने 505 को कैसे लिख सकते हैं, 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13 गुना में 1। आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हिसाब से हमारा क्या आंसर हो गया, इसमें किसी की डबल पावर है, नहीं है, तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। क्या है वो, 7429 को कैसे लिखना है, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हमारा हल स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से करेंगे इसको भी। सबसे पहले चलेगा हमारा 17 के ऊपर। 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौके 68। तो 17 चौके 68 पे चला, कितना बच गया हमारे यहाँ, बच गया 6, और कितना 62 बन गया, तो 17 तिये 51। 51 में 62 जोड़ने लिए कितना जोड़ा, 11। तो यहाँ बच गया कितना हमारा, 119। तो 17 सत्ते 119। अब ये किस पे चलेगी, 19 पे। आप जब इसको घर पे दोबारा अपने आप से करोगे तो पता लगेगा, इससे पहले 17 से पहले किसी भी नंबर पे नहीं कट रहा है, तो सीधा सबसे पहले किस पे कटेगा, ये 17 पे। उसके बाद भैया 19 पे, 19 दूनी 38, कितना बच गया, 5, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब कितना आ गया, 23। एक खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 पे चलेगा। 23 एकम 23, तो 74 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुना में 19 गुना में 23, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, हमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM गुणनफल के बराबर है। क्या निकालना है हमें, सबसे पहले इसमें HCF निकालना है, फिर इन दोनों संख्याओं का LCM निकाल लेंगे। फिर जब पहली और दूसरी संख्या का जो गुना करेंगे और जो उनका HCF और LCM आया है उसका गुना करेंगे, दोनों वैल्यू क्या आएंगे, हमारी इक्वल आएंगी, हमें जांच करना है। ठीक है, HCF हम एक्सरसाइज 1.1 में निकालना सीख के आए हैं, लेकिन आपको उस विधि से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इसने स्पेशल नहीं बोला हुआ कहीं के भी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। आप जैसे आप पहली क्लासों में निकालते आए थे उस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चन को फिर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट क्या है, 26 और 91 क्या निकालना है हमें, HCF और LCM निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं क्या निकाल लेंगे हम, अलग अलग से गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका कितना पे चलेगा, 2 पे। 13 दूनी 26। अब किस पे चलेगा ये, फिर 13 पे चलेगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 एकम 13, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 13 गुना में 1। ठीक है, अभी हम यहाँ साइड में निकालेंगे 91 गुणनखंड। सबसे पहले किस पे चलेगा ये, 7 पे। 13 सत्तम 91,
और 13 पे 13 एकम 13। ठीक है, ये क्वेश्चन आप और आसानी से निकालते हो अगर आपको टेबल याद है। कम से कम 20 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, तो आप इनको थोड़ा आसानी से और जल्दी निकाल पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी यहाँ 91 क्या लिख सकते हैं हम, 7 गुना में 13 गुना में 1। ठीक है, अब हम सबसे हमारा पहले निकालेंगे एचसीएफ हम अपने पता है छोटी कक्षा में निकाल के आए हो आप कि कैसे निकालते थे। जब हम दोनों के गुणनखंड देखेंगे और उनमें जो वैल्यू समान है, कॉमन वैल्यू है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा इन दोनों संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, 13। तो 13 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा 13 गुना में 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 13। ये हमारा क्या गया, एचसीएफ आ गया। अब इस तरीके से क्या निकाल लेंगे हम इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, जो बाकी संख्या बच गई उन सबको गुणा कर देंगे। एक तो हमारा एचसीएफ है, उसके बाद इसमें क्या बच गया था, 2। इस संख्या में क्या बच गया, 7। तो तीनों ही गुणा कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, 182। और ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की जांच करनी है। जांच क्या कह रहा है, वो जांच में क्या करना है, जांच क्या कह रहा था, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं की का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, वो हमारे एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या लेंगे, हम दोनों संख्याओं गुणा करेंगे। संख्या पहली क्या है हमारी 26 और दूसरी क्या है हमारी 91। जब आप इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 2366। ठीक है, ये हमारे दोनों संख्या गुणा आ गई। और जब हम एचसीएफ गुणा में एलसीएम करेंगे, वो क्या है हमारा, एचसीएफ कितना था हमारा 13 गुणा में एलसीएम भी कितना है 182। जब इनकी गुणा करेंगे तो वो भी क्या आएगा हमारा 2366। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम की दोनों गुणा क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। 510 और हमें 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा हल क्या है, सबसे पहले दोनों के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 पे चलाएंगे इसको, 2 पे चला तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, बचे कितना 1, 2 पंजे 10 और फिर 10 बच गए, 2 पंजे 10। अब किस पे चलाएंगे, 5 पे। 5 और 5 10 और 2 12, 3 पे चल सकता है ये, तो 3 पे चलाएंगे। 3 7 21, 3 8 24, कितना बच गया 1 और 3 पंजे 15। अब किस पे चलेगा हमारा, 5 पे, क्योंकि पीछे 5 है। 17 पंजे 85। अब किस पे चलेगा, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 के ऊपर 17 चलेगा, 1 17 एकम 17। इसी तरीके से हम 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17। हमें क्या चलना है, सबसे पहले छोटी पे, फिर उससे बड़ी पे, उससे बड़ी पे, फिर उससे बड़ी पे। ये नहीं कि आप सीधा 17 पे काट दो शुरू स्टार्टिंग से ही, ये नहीं हो, ये आप मतलब क्वेश्चन तो आंसर तो हमारा सही आएगा, लेकिन जो तरीका होता है वो थोड़ा गलत हो जाता है क्वेश्चन का, और इससे आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले छोटे से फिर बड़े पे जाना है। ठीक है, अब 192 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले कितने पे चलाएंगे, 2 पे। 2 पे चलाए तो कितना आ गया, 2 चौके 8, बचे कितना 1 12, 2 छिके 12। अब किस पे चलेगा, फिर से 2 पे चलेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब किस पे चलेगा, अब ये चलेगा 23 कैसी है हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले 23 पर ही चलेगा, 23 एकम 23। इस तरीके से 92 को भी क्या लिख सकते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, 92 इज इक्वल टू 2 गुना में 2 गुना में हमारा 23। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी डिवाइड कर दिया है। अब क्या निकालेंगे हम इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ क्या होगा, दोनों में जो वैल्यू कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होगा। इसमें अंदर कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, उसके बाद चेक करेंगे 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 है, नहीं है, 17 है, नहीं है। इस तरीके से और कोई भी वैल्यू इसके अंदर क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, तो हमारा यही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। मैंने क्या कहा था, जो 2 को एचसीएफ लिया उसको छोड़ के बाकी जितनी संख्या बचती है सबको क्या लिख दो, गुणा करके लिख दो, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ये 2 तो हमारा एचसीएफ तो आ गया,
इसके अंदर क्या बची है हमारी बाकी संख्याएं, 3, 5 और 17। इसके अंदर क्या बची, 2, 23। तो एक 2 है तो इस 2 को लिख देंगे। बाकी कितना आ गया, 3, 5, 17 और गुना में 23। इन जब इनके सब की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा हमारे पास 23,460। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करनी है, जांच करनी है। जांच क्या करनी है, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपकी जांच हमेशा सही होगी। अगर आपने पहले ही एलसीएम और एलसीएम निकालते कुछ गड़बड़ करी है तो अब वो उसके बाद आपका आंसर भी क्या निकलेगा, लास्ट में गलत निकलेगा। अगर आप सही करते आ रहे हो तो आपकी दोनों वैल्यू ही सही मिलेंगी। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या किसके बराबर आनी चाहिए, एलसीएम गुना में एचसीएफ के बराबर आनी चाहिए। पहली संख्या हमारी क्या थी, 510 गुना में 92। जब इसको गुना करेंगे, इधर एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम आया 23,460 गुना में 2। अब अगर आप क्वेश्चन में एग्जाम में बैठे हो तो आप इसको गुना करने के बजाय इसको गुना करो। अगर आप क्वेश्चन सही है तो जो इसकी गुना आएगी वो ही इसकी गुना आएगी। और इसकी गुना करने में क्या है, आसान है। जब इसकी गुना करेंगे तो कितना आ गया, 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2 कल बची 1। अब 4 दूनी 8 और 1 9 और 23 दूनी क्या बच गया, 46। ये आपका क्या आ गया, इन दोनों की गुणा आ गई। ठीक है, और इधर भी क्या आएगी, गुणा सेम आएगी। ये आपका क्या होगा आंसर। इस तरीके हमारी जांच भी क्या आ गई, इक्वल आ गई। हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर होगा। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 336 और 54 का क्या निकालना हमें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड। 336 को जब हम निकालेंगे तो क्या आ गया हमारा, 2 पे चला, 2 एकम 2, कितना बच गया 1, 2 छिक्के 12 बच गया 1, 2 अट्ठे 16। अब जब दोबारा काटेंगे तो कितना आ गया, 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर से काटेंगे, फिर कितने बटा 2 पे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। जब इसको दोबारा फिर काटेंगे तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया। फिर 2 पे कटेगा, 21 दूनी 42। फिर जब 2 पे 3 पे कटेंगे तो कितना आ गया, 3 सत्ता 21। और जब 7 पे काटेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, इसके अंदर 1 बन जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, 54 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 पे कटा तो कितना आ गया हमारा, ये 27। ठीक है, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 सत्ते 14। अब 3 पे करेंगे तो 3 नेम 27। ठीक है, अब दोबारा फिर 3 पे कटेगा, 3 तिया 9। फिर 3 पे कटेगा, 3 एकम 3। इस तरीके से हम दोनों संख्या क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम इनको एचसीएफ और एलसीएम के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम 336 को, 2 कितनी बार आया था हमारा, 4 बार आया था। ठीक है, और उसके बाद कितना हमारा 7 एक बार आया। ठीक है, उसके बाद 54 को कैसे लिखा था हमने, 54 को हमारे लिखा था 2 गुना में 3 कितनी बार आया था हमारा, 3 बार आया था। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में समान वैल्यू है। समान यहाँ से तो 2 है। ठीक है, और ये हमारा सॉरी यहाँ 3 भी आया था, पहले 3 आया था फिर 7 आया था। ठीक है, तो एक कॉमन वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ 3 भी आ गई। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, 3 भी क्या आ गई, वैल्यू कॉमन आ गई। ठीक है, अब एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, ये आ गया 3 गुना में 2 और 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना। अब जो मैंने क्या कहा था, जो वैल्यू हमारे एचसीएफ की आ गई उसको तो हम सेम लिख देंगे ऐसे ऐसे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू बचती हैं सारी सारी वो हम क्या लिख देंगे, इसकी गुना में लिख देंगे। यहाँ कितने 2 बचे हैं, ये हमारे 3 2 बचे हैं। ठीक है, और यहाँ 3 कितने बचे हैं एक्स्ट्रा, 3 यहाँ 3 बचे हैं, 2 बचे हैं और 7 गुना में 7 आ गया। ठीक है, अब जब इनको अच्छे से लिखोगे तो कितना आ गया, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो 2 की 4 बार गुना करेंगे कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, गुना में 7, यानी गुना करोगे 16 सत्ता 112 गुना में 27। और जब 127 के आपसे गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3024 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करनी है, जांच करनी है। जांच क्या कहती है हमें, जांच क्या कहती है, दोनों संख्याओं का गुणनफल
किसके बराबर आना चाहिए, HCF गुना में LCM के बराबर आना चाहिए। दोनों संख्या क्या है हमारी, ये है हमारी 336 गुना में 54, और इधर क्या है हमारा HCF कितना आया हमारा 6 और LCM कितना आया 3024। तो वही फिर यहाँ गुना करने से बजाय आप इन दोनों गुना करोगे तो आसानी से हो जाएगी। जब इन दोनों गुना करोगे तो कितना आ गया 18,144 आपका आंसर आ जाएगा, और इन दोनों गुना भी कितनी आएगी 18,144, अगर आप क्वेश्चन स्टार्टिंग सही निकालते आ रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, सेकंड और थर्ड में कोई फर्क नहीं है, बस इतना है कि सेकंड क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा क्या निकालना था, जांच और करनी थी। इसके अंदर वो जांच नहीं करनी, सिर्फ क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 12, 15 और 21 का क्या निकालो, HCF और LCM निकालो। ठीक है, तो हमारा हल क्या कह रहा है, वही सेम, पहले 12 के गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर यहाँ हम क्या निकालेंगे 15 के, और फिर साइड में क्या निकालेंगे 21 के। ठीक है, पहले 12 के निकालते हैं, 2 पे चला, 2 छिके 12। ठीक है, उसके बाद फिर 2 पे चला, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। इस तरीके से हम सबके निकाल लेते हैं एक बार। इस कितने पे चलेगा, पहले 3 पे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि पहले किस पे चलेगी, 2 पे चलेगी या नहीं, या 3 पे चलेगी या 5 पे चलेगी, क्योंकि देखो यहाँ कितना था 15, तो 2 पे तो चल नहीं सकती क्योंकि पीछे क्या है 5। 2 पे चलने के लिए हमें पता है क्या क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कोई भी सम संख्या होनी चाहिए पीछे, तभी क्या होगा हमारा 2 पे चलेगा। मैं आपको बार बार बीच बीच में ये चीज़ें बताता रहूँगा ताकि आप इनको अच्छे से याद कर पाओ। फिर आ गया हमारा कितना, 3 पे संख्याओं का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, 5 और 1 6 3 से भाग होता है, तो हमने इस पे 3 पे चलाया, फिर 5 पे चलाया। अब किस पे आ गया, 21 आ गया। 21 पे किस पे चलेगा, पहले ये भी किस पे चलेगा, 3 पे, 3 सत्ता 21, फिर आ गया 7, 7 एकम 7। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिए, इन सब के क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबके दोबारा से लिखेंगे। 12 को क्या ले सकते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 3, और 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 5। आप 1 भी लिख सकते हैं चाहे तो, वरना आपकी मर्जी है, लिखो या ना लिखो। 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना में 7 गुना में 1। ठीक है, अब हमारा क्या निकालना, हमें सबसे पहले HCF क्या होता है, मैंने बताया 2 तीनों में कॉमन, 2 यहाँ है लेकिन बाकी में नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसलिए हमारा LCM क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा हमारा, 2 कॉमन है, कितना आ गया 3 गुना में 1 विषम में है, तो कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया 3। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। ठीक है, LCM क्या आ गया, बाकी जो संख्या बची है वो, इसके अंदर से क्या क्या रहता है हमारा, 2 गुना में 2 और 3 हमने तीनों में से निकाल लिया है, तो यहाँ क्या बच गया हमारा 5, यहाँ कितना बच गया 7। जब इन तीनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 तिये 15 गुना में 7, 15 चौके 60 गुना में 7, 7 छिक 42 और 0, ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया हमारा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, वो कहता है 17, 23 और 29 का क्या निकाल लो, HCF और LCM निकाल लो। यहाँ 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 को क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ 17 गुना में 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 23 क्या है हमारा, वो भी एक अभाज्य संख्या है, उसको भी क्या लिख सकते हैं, 23 गुना में 1। फिर हमारा देखते हैं 29 भी क्या है, वो भी एक अभाज्य संख्या है, उसको क्या लिख सकते हैं, 29 गुना में 1। इसको हमें इनको इस तरीके से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हमें खुद पता है कि 17 किसी और के पहाड़े में नहीं आता, ना ही 23 इस तरीके से आता है और ना ही 29 तरीके से किसी के पहाड़े में आता है। तो इनका अब क्या लिखेंगे हम, HCF। अब साफ साफ दिख रहा है इनमें कॉमन क्या है,
कुछ भी नहीं, सिर्फ एक के ऐसी वाई, तो हमारा एक क्या आ गया इसके अंदर, HCF आ गया। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 17 गुणा में 23 गुणा में 29। जब आप इनकी गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो 11,339। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया है। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, हमें HCF निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 8, 9 और 25 का निकालना। ठीक है, हम उस तरीके से निकालेंगे इसको भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 के निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। किस पे चलाया, 2 पे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, फिर किसके निकालने हैं हमें अभाज्य गुणनखंड, 9 के। 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ क्या निकालेंगे हम, 25 के निकाल लेंगे। 25 5 पे, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इनको लिखते हैं हम अच्छे से दोबारा। 8 को क्या लिखा हमने, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 1। इस तरीके से 9 को क्या लिखा हमने, 3 गुना में 3 गुना में 1। इस तरीके से हमने 25 को क्या लिख दिया, 5 गुना में 5 गुना में 1। अब आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो 3 आगे नहीं है, यहाँ 5 है तो 5 पूरी संख्या में कहीं नहीं है। तो इसका HCF भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, इनका एलसीएम। मैंने क्या कहा, जो HCF को छोड़ के बाकी सबको क्या लिख देंगे, गुना में लिख देंगे। HCF कितना है, 1, उसको छोड़ के बाकी कितने इसके अंदर, 2 कितनी बार आ रहा है हमारा, 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है, वो भी हमारा 2 बार आ रहा है। अब इन्हें गुना करेंगे हम। आप गुना ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 की 3 से, फिर 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ऐसे भी कर सकते हो। और एक चीज़ों को थोड़ा आसान तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे मैं 5 को 2 से गुना करूँगा तो कितना आ गया, 5 दूनी 10। फिर 5 को 2 से गुना करूँगा तो कितना आ गया, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर कितना बच गया हमारा, 3 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये आ गया। हमने इस 5 को इससे गुना कर दिया, 10 आ गया। इसको इससे गुना कर दिया, वो भी 10 आ गया। और फिर हमारा कितना बच गया, 3 तिया 9 दूनी 18, कितना आ गया हमारा आंसर, सिंपल से कितना आ गया हमारा, 1800। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 5 25। फिर इसको गुना करेंगे, 25 8 200 गुना में 9 और 9 दूनी 18। हर तरह से आंसर क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। आप चीज़ों को थोड़ा आसान बनाना सीखोगे तो वो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, HCF दिया हुआ है हमें 2 संख्याओं का, वो कितना है 9, और एलसीएम निकालना है हमें दोनों संख्याओं का। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर 2 में पता कर चुके हैं कि जब हम 2 संख्याओं का गुणा करते हैं, 2 संख्याओं जब गुणा करते हैं तो किसके बराबर आती है, वो HCF और एलसीएम के गुणा के बराबर आती है। वही चीज़ इसके अंदर हम लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 संख्या हमारे पास क्या है, वो 306 और 657। ठीक है, अब हम हल स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो हम लिखते हैं। पहले हमें क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, HCF किसका, 306 और 657 किसके बराबर है, वो 9 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमें ज्ञात करना वो भी लिखेंगे। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, LCM किसका, इन दोनों संख्याओं का। वो क्या हमें लिखेंगे, ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें जो चीज़ हमें इसमें अप्लाई करनी है वो चीज़ भी हम लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे साथ ही हमें पता है कि, हमें साथ ही में क्या पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणा के। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर आपके एक भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। ठीक है,
तो हम करते हैं, दोनों संख्या क्या है हमारे पास 306 और 657 बराबर HCF। HCF का मान कितना है 9, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और LCM हमें निकालना है। तो 9 को हम इधर लेके आएंगे, LCM को उधर रखेंगे, ठीक है। 306 गुना में 657 भाग में 9, क्योंकि उधर गुना में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा LCM। तो इसको काटेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो 9 पे कटेगा तो कितना आएगा, यह आएगा 9 सत्ते 63, बचे कितना 2, 9 तिया 27। तो क्या आ गया हमारा 306 गुना में 73 बराबर LCM। जब आप इन दोनों में गुणा करोगे तो वो आ जाएगा आपका 22338, ठीक है, बराबर LCM। आप इसको इस साइड भी लिख सकते, थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन में। LCM बराबर है 22 33 8। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ये हमें जांच करना है कि 6 की पावर n है और n का मान हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो वह सोल्व करने के बाद कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस क्वेश्चन को अभी हम करके देखते हैं। क्वेश्चन बच्चे इस क्वेश्चन को अक्सर छोड़ देते हैं इसकी लैंग्वेज, क्योंकि इसका आंसर है जो हमारा लैंग्वेज के तौर पर होगा, वो बच्चों को लैंग्वेज नहीं बना पाते, उसी वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है करने में, वो हम अभी करके देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन 5 को करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, पहले इसको हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद मैं इसको आपकी लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि ये कह रहा है कोई n है, n हमारे पास कैसा एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगी, लास्ट तक चलती रहेगी, वो हमारी सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। अभी कह रहा है कि हम 6 की पावर n करें तो वो किस पे समाप्त हो, शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी। ये चीज कभी भी नहीं हो सकती, वो चीज हम अभी चेक करेंगे। देखते हैं, अगर n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ n की जगह कितना आ गया 1, 6 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अगर n का मान हम अगर 2 लेते हैं तो 6 की पावर 2 करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ गया, 6 गुना में 6 मतलब बराबर है 36, ठीक है। इसी तरीके से अगर n का मान हम अगर 3 लेते हैं तो 6 की पावर 3 करने पर हमारे पास मिलेगा हमें 216, ठीक है। इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हर बार हमारा लास्ट का अंक क्या आ रहा है 6, यहाँ भी क्या आ रहा है 6, यहाँ भी क्या आ रहा है 6। तो हर बार जब तक चलते रहेंगे हमेशा लास्ट का अंक इसके अंदर क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये तो हमें पता लगा कि ये चीज हमारा जो हमारा क्वेश्चन है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। अब ये पता करना है कि क्यों नहीं हो सकता समाप्त, क्यों नहीं है, ऐसा क्या कारण है कि ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा। अब किसी भी संख्या को अगर शून्य पर समाप्त होना है तो उसके जो अगर अभाज्य गुणनखंड करें, हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उसके अंदर क्या आना चाहिए, या तो एक कम से कम एक बार 2 और 5 दोनों में से दोनों के दोनों आने चाहिए। कितनी बार आने चाहिए, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार तो आने चाहिए। ज्यादा कितनी बार आ सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। जैसे अगर हम 20 लेते हैं, 20 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, सबसे पहले किस पे चलेगा 2 पे चलाया 10, फिर 2 पे चलाया तो कितना आ गया 5, फिर 5 पे चलाया तो हमारा कितना आ गया 1। इसलिए हमने 20 को क्या लिख दिया, 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 1। इसके अंदर हमने चेक किया कि इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड के अंदर क्या आया, 2 भी है एक बार, 5 भी एक बार। अब बच्चे को सोच रहे होगे कि 2 तो सर इसके अंदर 2 बार है। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि 2 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ हमें इस मतलब सिर्फ एक बार हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं 2 एक बार आ गया और 5 एक बार आ, तो वो संख्या हम कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त होगी। अगर हम इसको एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 2, ठीक है, और गुना में 5 गुना में 1। अब ये संख्या भी क्या है, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने ये देखा कि 2 कितनी बार, 2 है इसके अंदर, बिल्कुल है, 5 है इसके अंदर है, दोनों में से दोनों एक एक बार हैं,
कम से कम एक बार तो है ही है। तो ये संख्या भी किस पे समाप्त होगी, हमारी 0 पर समाप्त होगी। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो हमारा आंसर क्या आया, 80, जो किस पे समाप्त हो रहा है, हमारा 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड है तो इसका मतलब वो संख्या किससे भाग होगी, 2 से भी होगी और वो 5 से भी भाग होगी। इस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल करके देखे हैं। 20, अगर 20 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना आया, 4 पे कटा। अगर 20 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना कटा, 10 से को कटा। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया था, एक 80। 80 को अगर हम भाग देंगे 5 से तो कितना आया हमारे पास, कट के 16 आया। और 80 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आया हमारे पास, 40 आया। तो संख्या वो उल्टा ये भी कह सकते हैं कि वो संख्या 2 और 5 से भाग भी होनी चाहिए। इसी चीज को जो हमने सब अभी समझी है, उसी को हमने किस तरीके से लिखना है, एक लैंग्वेज के तौर पे लिखना है। इस क्वेश्चन को लंबा ना करते हुए इस चीज को मैंने पहले ही आपके लिए लिख लिया है कि लैंग्वेज के तौर पे आप उसको कैसे लिखोगे। ये चीज मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना था कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे कर पाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज लिखना इतना मुश्किल नहीं है जितना क्वेश्चन को समझना मुश्किल है। अगर आपको क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाता है तो उसकी लैंग्वेज आप खुद भी बना सकते हो। बच्चों को यही प्रॉब्लम रहती है कि उनको समझ में नहीं आता, इसको हम करें कैसे, ये होगा कैसे। तो इस तरीके से इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसकी लैंग्वेज है वो मैंने आपके लिए पहले ही लिख रखी है ताकि आपका समय बचे। तो हम इसको अब पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जो हमने माना था क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या कैसी थी हमारी, n थी, ये मैंने ले लिया था। क्या कह रहा है कि संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। 6 की पावर n क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 2 और 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। वही किया हमने। ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने चेक किया कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5 होनी चाहिए तो ये संख्या किससे भाग होगी, 2 और 5 से भाग होनी चाहिए थी। वही चीज हमने इसके अंदर लिख दी। ठीक है, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों के अंदर अभाज्य गुण संख्या क्या होनी चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। यह संभव नहीं है, यह चीज संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड करे तो उसके अंदर क्या आया, 2 और 3 ही आता है। जब 6 है के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 2 कितना चला, 3, 3 पे चला 1, इसके गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा में 3। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि क्या है, 2 और 3 आते हैं। इसी कारण 6 की पावर n में केवल अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 5 तो इसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या इसके अंदर सिर्फ 2 है। इसीलिए ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n करने पर वह अंक शून्य पर समाप्त हो। आसान भाषा में आपको समझा चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और इससे पहले हम इसका डेफिनेशन, इसका हल देख चुके थे कि संख्या क्यों नहीं 0 पर समाप्त हो रही और कब 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से हम अब हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 संख्या दी गई हैं और हमें ये बताना है दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट क्या है, 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13। हमें ये संख्या दी हुई है, हमें ये बताना है ये संख्या भाज्य क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्या के लिए आपको पता है कोई भी संख्या अगर भाज्य संख्या होगी तो उसके 3 या 3 से ज्यादा क्या होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो हमें इसको अगर 3 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दें तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी, भाज्य संख्या बन जाएगी। वही इसको हम लिख के दिखाएंगे। तो हमारे पास क्या है, गुणा में 13 प्लस में 13, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 13 आ रहा है कॉमन। 13 निकाला, यहाँ कितना बचा, 7 गुणा में 11 प्लस में क्या बच गया हमारा, 1। ठीक है, अब 13, 11 से 77 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 78। ठीक है, और इसको हम एक तरीके से और ये लिख सकते हैं कि 13 गुणा में 78 गुणा में 1, क्योंकि 1 तो सबके गुणा में होता ही है। और उसके हमने इस संख्या को कितने भाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, कितने गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, 3। और 3 गुणनखंड लिखते ही संख्या क्या बन जाती है, भाज्य। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको 1 नहीं लिखना है, इसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, 13 गुणा में जो हमारा 78 है, 78 को आप कुछ किस तरीके से लिख सकते हो, 39 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हो,
गुणा में 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको भी आप आगे और फैक्टर कर सकते हो। कैसे? 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। हमें क्या दिखाना था? बस इसका 3 से या 3 से ज़्यादा गुणनखंड के रूप में लिख के दिखाना था। वो हमने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। आपकी मर्जी, आप यहाँ लिख के छोड़ो तो भी आंसर सही होगा, यहाँ करके छोड़ोगे तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में मेरे पास एक संख्या दी हुई है 6, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5। इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? पूरी संख्या में से 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ कितना बच गया? 7 गुणा में 6 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 1। ठीक है, और अब इसमें 5, जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1008 प्लस में 1। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 5 गुणा में 1009, ये आ गया। इसको भी हम गुणा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सबके गुणा में होता है। इस तरीके से हमने इसको भी कितने गुणनखंडों के रूप में लिख दिया? 3। तो अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, और ये भी हमारा क्या हो गया? आंसर। इस तरीके हमारा 6 क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। ठीक है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर कैसा पथ है? वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि हमारे पास मैदान है, उसके चारों ओर कैसा एक वर्ताकार पथ है। ठीक है, और एक बंदा का नाम है यहाँ पे सोनिया और दूसरे का नाम है रवि। ठीक है, सोनिया है जो हमारा चक्कर लगाती है, वो कितने मिनट में लगाती है? 18 मिनट में। और जो रवि चक्कर लगाता है इसी मैदान का 12 मिनट में। ठीक है, तो रवि तेज है सोनिया से भागने में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया और चल के वापिस दोनों इसी स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखो, जब रवि चलेगा तो रवि यहाँ से चल के वापिस इसी स्थान पर कितने मिनट में पहुंच जाएगा? 12 मिनट में। लेकिन सोनिया क्या है? लेट है, वो उससे कम समय लेती है। तो जब तक सोनिया यहाँ पहुंचेगी तब तक उसको कितने मिनट हो चुके होंगे? 12। और इसी टाइम पे रवि आगे जा चुका होगा, तो पहले चक्कर में दोनों नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से वो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि दोनों किस समय मिलेंगे। इस तरीके वाले क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों संख्याओं क्या निकालना होता है? हमें एलसीएम लेंगे, तो वो जो समय आएगा वही हमारा मिलने का समय होगा। ठीक है, जब भी कोई मिलने की बात करता है तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं उनका। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है क्या निकालेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 2 18 क्या ले सकते हैं हम? 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 1। और 12 क्या लिख सकते हैं? 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 12 क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा में 3 गुणा में 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या आया? इसके अंदर क्या है? 2, इसके अंदर भी 2। अभी देखो 2 किसके अंदर ज़्यादा है? इसके अंदर ज़्यादा है, तो जितनी बार मैक्सिमम बार नंबर आ रहा है उतनी बार उसको लिखो। 3 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 2 बार आ रहा है, गुणा में 1। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, गुणा में 1 बराबर आ गया 36 मिनट। जो एलसीएम आ गया, इसका मतलब दोनों रवि और सोनिया दोबारा यहाँ घूम के कितनी मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः दोनों का मिलने का समय 36 मिनट है। ठीक है, मिलेंगे, यही हमारा
क्वेश्चन है। और इसी तरीके से हमने हमारी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। सातों के सातों क्वेश्चन हमने आसानी से निकाल लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी किसी तरीके से आप प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।